गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास है क्लास 11th का अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है, ठीक है ना। चैप्टर 5th के अंदर है हमारे पास। बेसिकली इस अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन है एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो ये प्रूव करती है कि जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल है, हमारी लायबिलिटीज के इक्वल है। ये इसको एक मैथमेटिकली प्रेजेंट करके हमने दिखाना होता है कि जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल है, लायबिलिटीज के इक्वल। अब एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो इसके लिए मैंने प्रॉपरली एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। तो अगर आपको बिल्कुल ज्यादा क्लैरिटी चाहिए उनके ऊपर तो आप वो वीडियो देख सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि एसेट्स क्या है। देखो, एसेट्स मतलब वो चीजें जो हमें फ्यूचर में क्या देंगी, फायदा देंगी। यानी कि वो सारी चीजें जो फ्यूचर में हमें फायदा देंगी वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी ने, ठीक है, एक मशीनरी परचेज करी, तो वो कंपनी के लिए वो मशीनरी क्या है, एसेट है, क्योंकि उस मशीनरी से कंपनी ने क्या करना है, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। तो या अगर हम बोले कि एक टैक्सी ड्राइवर ने कार खरीदी है तो वो कार उसके लिए क्या होगी, एसेट होगी, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एसेट। और लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज का मतलब होता है बर्डन। बर्डन किसके सिर के ऊपर? बिजनेस के सिर के ऊपर या आम पब्लिक के सिर के ऊपर या हमारे ऊपर जो भी बर्डन होता है ना, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, मतलब बोझ, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो उनके ऊपर बोझ ही है ना, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जब आप स्टूडेंट से एक अर्निंग पर्सन बन जाओगे तब आप क्या बन जाओगे, एसेट। मतलब अभी आप एक लायबिलिटी हो और एसेट होने के प्रोसेस के अंदर हो, बट एसेट नहीं बने। तो हमें बेसिकली क्या बनना है, एसेट बनना है। तो एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो चीजें होती हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मतलब कंपनी के सिर के ऊपर बोझ, ठीक है। और एक होता है हमारे पास इनकम। इनकम मतलब जो इस साल कंपनी ने पैसा कमाया। और एक होता है हमारे पास एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मतलब क्या होते हैं, कंपनी के खर्चे। तो ये बेसिकली चार चीजें हमारे पास, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। और इन चारों चीजों के ऊपर ही ना हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है वो पूरी अकाउंटिंग घूमती रहती है। और इन्हीं को हमने मैच करके इक्वेशन में प्रॉपरली बनाकर दिखाना है और उस इक्वेशन को क्या करवाना है, मैच करवाना है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, कि ये वो इक्वेशन है जो आपको मैथमेटिकली एक प्रेजेंटेशन देगी कि कैसे एसेट्स जो हैं वो इक्वल टू किसके हैं, लायबिलिटीज के इक्वल है। अब मान लो इसके एक छोटे से एग्जांपल से देखें कि मान लो कि देखो, इससे पहले दो अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने से पहले हमने एक या दो चीज समझनी है। पहली चीज तो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी किसके ऊपर बेस है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के उस ऊपर बेस है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ड्यूल एस्पेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे ना उसके कितने इंपैक्ट होंगे, दो। जैसे एग्जांपल दें कि अगर हम बोलते हैं कि हमने मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी क्या करी है, खरीदी है, तो इसके हर ट्रांजैक्शन के पूरा अकाउंट ही जो हमारा है ना वो ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर चलता है। कि अब मशीनरी हमने क्या करी है, परचेज करी है, तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आई मशीनरी। और क्या गया हमारे पास, हमारे पास गया कैश। तो ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हर एंट्री के दो इंपैक्ट पड़ेंगे, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड ड्यूल एस्पेक्ट। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन या पूरा का पूरा जो अकाउंट्स है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। और दूसरा हमने ये चीज याद रखनी है कि जो ऑनर और बिजनेस है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑनर एंड उसका बिजनेस जो है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब ये है कि जो ऑनर है वो बिजनेस को चलाएगा नहीं, उसका काम सिर्फ क्या है, सिर्फ ऑनर का काम है बिजनेस को फंड्स देना, पैसे प्रोवाइड करना। उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। तो बिजनेस के पास जब वो पैसा आ जाएगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली उस पैसे से पैसा क्रिएट करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो मिस्टर ए था, मिस्टर ए को एक बिजनेस करना था। अब बिजनेस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट्स थी, फंड्स की रिक्वायरमेंट्स थी, पैसे की रिक्वायरमेंट्स थी। तो वो किसके पास गया, सबसे पहले नॉर्मली किसके पास जाया जाएगा, बैंक के पास। तो बैंक से क्या मांगने के लिए गया, वो बैंक से लोन मांगने के लिए गया।
बट क्या बैंक ने लोन दिया? नहीं, बैंक ने क्या बोला कि भाई आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो हम तो आपको लोन नहीं देंगे। तो फिर मिस्टर ए पता है किसके पास गया? मिस्टर ए गया अपनी फैमिली के पास, अपने फादर के पास या अपनी मदर के पास। तो उन्होंने उसको क्या बोला कि जी मेरे को एक बिजनेस खोलना है। किसका बिजनेस खोलना है? फर्नीचर की दुकान खोलनी है। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसकी फैमिली ने उसको 10 लाख रुपए बेसिकली पैसे दे दिए। क्या खोलने के लिए दिए? फर्नीचर की शॉप या फर्नीचर का बिजनेस खोलने के लिए दिए। तो अब मिस्टर ए के हाथ में क्या है? 10 लाख रुपए। तो उसने इस 10 लाख को एक फर्नीचर के जो बिजनेस था ना उसको क्या किया? प्रोवाइड कर दिए। यानी कि ये 10 लाख रुपए किसको दे दिए? फर्नीचर के बिजनेस को दे दिए। अब आप बोलोगे कि फर्नीचर का बिजनेस मतलब क्या? वो तो सेम ओनर ही चलाएगा ना, काम तो ओनर ही कर रहा है तो ओनर ही चलाएगा, सब कुछ वो करेगा। बट नहीं, अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या मानना है कि जो ऑनर है वो अलग है और बिजनेस उसका मान के चलो कि अलग है। बिजनेस कोई और चीज है, बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस कोई एक अलग से व्यक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, बट उसको चला कौन रहा है? बिजनेस को चला रहा है उसकी मैनेजमेंट। तो ऑनर ने बेसिकली क्या किया? ऑनर ने 10 लाख रुपए बिजनेस की मैनेजमेंट को बेसिकली दे दिए और बोला कि जी ये लो 10 लाख रुपए और मैं चला। तो अब बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस का काम है कि उसके पास जो पैसा आया है उससे वो चीजें एसेट्स खरीदे, ठीक है ना, और उन एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट किसको कमा कर दे? प्रॉफिट कमा कर दे किसको? ऑनर को। तो उसकी कैपिटल को क्या करे? इंक्रीज करे। और इस 10 लाख को जो पैसा ऑनर ने किस में इन्वेस्ट किया? बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं हम इसको? कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। तो सोच के देखो, इस फर्नीचर बिजनेस के लिए जो पैसा उसको 10 लाख रुपया मिला, इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमने कि बिजनेस के लिए वो क्या होगी? क्या वो कोई एसेट है या बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है? बिजनेस के लिए तो एक तरीके से क्या होगी? लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि अब उसको 10 लाख रुपया ऑनर को क्या करना है? वापिस करना है। तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो कैपिटल मतलब वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। और बिजनेस के लिए ये कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। क्योंकि बिजनेस के सिर के ऊपर क्या आ गया? बोझ आ गया। अब उसको क्या करना है? ऑनर को इस पैसे को वापस करना है और उससे कमाकर देना है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल। अच्छा, अब जब बिजनेस के पास कैपिटल आ गई, मतलब फर्नीचर बिजनेस के पास 10 लाख रुपए आ गए, तो फर्नीचर बिजनेस अब क्या करेगा? शुरू करेंगे। तो मशीनरी खरीदी जाएगी, बिल्डिंग खरीदी जाएगी, स्टॉक खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करेगी? अकाउंटिंग इक्वेशन इस हर ट्रांजैक्शन को एक इक्वेशन के अंदर क्या करेगी? शो करेगी। और टाइम टू टाइम ऑनर को बताती रहेगी कि भाई जो उसने 10 लाख रुपया लगाया है ना, क्या वो सही से लगा भी है? कहीं उसकी वेस्टेज तो नहीं करी? मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कितने पैसे दिए थे ऑनर ने कैपिटल के रूप में? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख का ही बिजनेस के पास क्या आ गया था? कैश भी तो 10 लाख का आ गया था ना, ड्यूल एस्पेक्ट के हिसाब से कि 10 लाख का बोझ बढ़ गया और 10 लाख का बिजनेस के हाथ में क्या था? कैश था। तो मान लो बिजनेस ने 10 लाख रुपए उसके पास कैश था, तो 5 लाख रुपए की क्या परचेज कर ली? मशीनरी परचेज कर ली। तो अभी कैश कितना बचा? 5 लाख। और 5 लाख की क्या आ गई बिजनेस के पास? मशीनरी आ गई। और कैपिटल कितने की रही? कैपिटल रही 10 लाख। तो कल को जब ऑनर आएगा तो क्या ऑनर ऑनर ने बोला या जो मिस्टर ए था उसने बोला कि भाई मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, तो क्या बिजनेस उसका पैसा वापस कर सकता है? देखो कितने पैसे लगाए थे? 10 लाख लगाए थे। क्या उसका पैसा वापस किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कैश तो सिर्फ कितना बचा? 5 लाख। और मशीनरी कितने की थी? 5 लाख। बट उसको प्रॉपरली ये तो बताया जा सकता है ना कि जी हमारे पास जो 10 लाख रुपए आपने दिए थे उसको कहीं पर गिरा नहीं है या कहीं पर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। 5 लाख रुपए कैश पड़ा है और 5 लाख की क्या खरीदी है? मशीनरी खरीदी है। यानी कि एक एक रुपए का हिसाब दे सकते हैं। और ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन किसके अंदर पता चलेगी हमें? काउंटिंग इक्वेशन के अंदर। मतलब जितना पैसा ऑनर ने लगवाया था क्या उसका सही से यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और ड्यूल एस्पेक्ट के हिसाब से कौन सी चीज आई है, कौन सी चीज गई है, ये सारा कुछ हमें किस इक्वेशन के अंदर पता चलेगा? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पता चलेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका एक फॉर्मेट होता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
अब आप बोलोगे कैपिटल को तो लायबिलिटी बोलते हैं, तो कैपिटल अलग से क्यों निकला? देखो, इन दोनों को ही हम बोलते हैं लायबिलिटी, और लायबिलिटी मतलब बोझ। तो दो टाइप की हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी का नाम क्या होता है? कैपिटल। तो कैपिटल बेसिकली बिजनेस के लिए क्या है? बोझ तो है, लायबिलिटी तो है, बट वो कौन सी लायबिलिटी है? इट इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। मतलब ऑनर, जो बिजनेस को पैसा इंटरनली अपने ऑनर को ही वापस करना है, किसी बाहर के व्यक्ति को वापस नहीं करना। और कुछ लायबिलिटीज होती हैं बाहर वाली, जैसे बिजनेस ने मान लो बैंक से लोन ले लिया, तो क्या ये इंटरनल है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है ना। बैंक से लोन लिया तो बैंक को तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। बट इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? कि जो पैसा लिया है, अच्छा, इस पैसे को वापस करना जरूरी है? नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि ऑनर ने इसको रिस्क रिस्क के रूप में दिया था। हाँ, अगर ये बढ़ गया तो भी अच्छा है, कम हो गया तो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या फॉर्मेट है हमारे पास? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और कैपिटल होती है इंटरनल लायबिलिटी, और ये लायबिलिटीज मतलब कौन सी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कि वो पैसा जो बाहर के लोगों को हमने हमने मतलब किसने? बिजनेस ने प्रोवाइड करना। चलो, अब इसके बाद ये है हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन विद फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलो चलो, अब हम देखते हैं कि सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? कैश से। तो सबसे पहली जो हमारे पास एंट्री थी वो क्या थी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितने से? ₹5 लाख। चलो, तो इसको एक, हाँ, इस पे हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये है हमारे पास सारी एसेट्स, और ये क्या है हमारे पास? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है ना। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना। चलो, ये था हमारे पास फॉर्मेट, और इधर हम बनाते हैं ट्रांजैक्शंस, यानी कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, किस तरीके की वो ट्रांजैक्शन है हमारे पास। चलो, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मेट। तो एसेट को आप चाहे नीचे भी ऐसे भी लिख सकते हो कि इसके मैच कर जाए वो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था? फॉर्मेट था। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और हमें दिखाना है कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या कर रही है? मैच कर रही है। और यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर लिखा जाएगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन किस तरीके की थी। चलो, तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितने से? 5 लाख से। तो देखो, बिजनेस को शुरू किया है कितने से? 5 लाख से। तो 5 लाख मतलब ऑनर ने किसको दिए हैं? बिजनेस को दिए हैं। तो अच्छा, एक चीज मैंने क्या बोली थी कि दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला कि हर एंट्री के कितने इंपैक्ट होंगे? दो, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ड्यूल एस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। और ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो जब ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के सिर के ऊपर, और जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं बिजनेस के हिसाब से, यानी कि एबीसी लिमिटेड कंपनी जिसका भी अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, बट बिजनेस के हिसाब से बना रहे हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति का अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना रहे। चलो, तो अब हमारे पास क्या आई? कैपिटल आई। तो कितने से स्टार्ट किया था बिजनेस? 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। तो एक तो क्या 5 लाख की क्या आ गई? कैपिटल आ गई। और दूसरा, हमारे पास 5 लाख का क्या आया? कैश आया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहली एंट्री क्या थी हमारे पास? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। तो ड्यूल एस्पेक्ट के हिसाब से एक तो सिर के ऊपर बोझ बढ़ गया। किसके सिर के ऊपर? बिजनेस के सिर के ऊपर। और दूसरा, बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये ट्रांजेक्शन हमने लिखी, और ये हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो अब नीचे बैलेंसेस उतार लेंगे हम, 5 लाख, और इधर भी क्या लिखेंगे? 5 लाख। चलो, अब सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं हम कि क्या किया था। अब उसके बाद बिल्डिंग परचेज्ड ₹2 लाख इन कैश, कि 2 लाख रुपए की क्या परचेज करी है? बिल्डिंग परचेज करी है। तो देखो कितने इंपैक्ट होंगे? दो इंपैक्ट होंगे। तो पहला इंपैक्ट क्या होगा? कैश आया या कैश गया। तो ब्रैकेट के साइन माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना कैश गया हमारा? 2 लाख। अच्छा, क्या आया हमारे पास? हमारे पास आई बिल्डिंग आई। तो कितने की बिल्डिंग आई हमारे पास? 2 लाख की हमारे पास क्या आ गई? बिल्डिंग आ गई।
साथ के साथ यहां पर लिख देंगे कि 2 लाख की हमारे पास क्या आ गई, बिल्डिंग आ गई। अच्छा, क्या कोई कैपिटल को इंपैक्ट किया, क्या ऑनर से कुछ पूछा कि नहीं पूछा, नहीं पूछा। चलो, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे कि बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश। चलो, तो 3 लाख हमारे पास क्या बच गया, कैश बच गया। 2 लाख की क्या आ गई हमारे पास, बिल्डिंग आ गई। और 5 लाख की हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल आ गई। तो क्या हम जितना पैसा ऑनर ने दिया था, कितने पैसे ऑनर ने लगाए थे, 5 लाख रुपए ऑनर ने लगाए थे। तो क्या अब ऑनर अगर हमारे पास आ गया तो क्या हम उसका हिसाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते, दे सकते हैं कि भाई 3 लाख का कैश पड़ा है, 2 लाख की क्या पड़ी है, बिल्डिंग पड़ी है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो जब भी आप ये लाइन लगाओगे ना, हर बार आपकी एसेट किसके इक्वल होनी चाहिए, लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। चलो, तो थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए हम कि ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिट ₹50,000। क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, कितने पैसे जमा करवाकर, 50,000। तो देखो क्या डबल इम्पैक्ट क्या हुआ, कैश आया कि कैश गया, कैश तो गया, तो 50,000 तो कम हो गया। और हमारे पास बेसिकली एक बैंक में अकाउंट खुल गया, तो वो तो भी एसेट ही थी, इंटरेस्ट ही मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। और क्या बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। क्या कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। चलो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन्ड। चलो, तो कितना आ गया ये, 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, और ये कितना हो गया, 5 लाख। कि ऑनर ने 5 लाख की कैपिटल लगाई थी, जिसमें से 2.5 लाख का कैश पड़ा है, 2 लाख की बिल्डिंग पड़ी है, और 50,000 का हमारे बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी परचेज्ड इन क्रेडिट ₹2 लाख। यानी कि मशीनरी हमने खरीदी है, बट किस पे खरीदी है, उधार पे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है। वर्ड ध्यान में रखना है, किस पे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है। तो मतलब क्या कैश पे कोई इंपैक्ट पड़ा, नहीं, क्योंकि पैसा ना आया ना पैसा गया। क्या बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। क्या बैंक से कोई पैसा निकाला, नहीं निकाला। तो मतलब हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक बिल्डिंग आई, हमारे पास एक क्या आई, बिल्डिंग, मशीनरी आई, सॉरी, कितने की मशीनरी आई, 2 लाख रुपए की, ठीक है ना। तो हमारे पास एक 2 लाख की मशीनरी तो आ गई, बट क्या हमारे पास कोई कैश पे इंपैक्ट आया था, नहीं आया था। अच्छा, क्या ऑनर से पैसा लिया था, नहीं, ऑनर से तो कोई बात ही नहीं करी हमने। तो हमने ये उधार पे ली थी। उधार मतलब हमारी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। कौन सी वाली लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। कितनी, 2 लाख रुपए एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि सिर पे बोझ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। एक तो बिल्डिंग परचेज करी है, मशीनरी परचेज करी है 2 लाख की, और दूसरा 2 लाख रुपए कैश नहीं दिया था, लाइबिलिटी थी, मतलब सिर पे बोझ बढ़ गया था। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इस लाइबिलिटी के अंदर आप क्या लिखोगे, लाइबिलिटी के अंदर आप नीचे यहां पर भी लिख सकते हो कि किस चीज की लाइबिलिटी है ये, मशीनरी क्रेडिटर्स। आप बोल सकते हो इसको मशीनरी के क्या है, ये क्रेडिटर्स है। चलो, तो अब इस इक्वेशन को मैच करें, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2,50,000 का कैश, 2 लाख की हमारे पास क्या आई, बिल्डिंग, 50,000 का हमारे बैंक में क्या आया, पैसे, 2 लाख की हमारे पास क्या आई, मशीनरी। चलो, कैपिटल कितने की थी, 5 लाख की, और लाइबिलिटी मतलब कितने का बोझ बढ़ गया था, 2 लाख का। तो देखो मैच करके देखो क्या मैच करता है कि नहीं करता हमारा। तो 2,50,000 हमारे पास किस चीज के आ गए, कैश के, 2 लाख की क्या आ गई, बिल्डिंग आ गई, 50,000 किसके हैं, बैंक के हैं। तो यानी कि ये कितना हो गया, 450, 5, 6, 7 लाख, और ये भी कितना हो गया हमारे पास, 7 लाख आ गया। तो क्या हमारी ये चीज मैच कर गई कि नहीं कर गई, हमारी ये चीज मैच कर गई। चलो, तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, गुड्स परचेज्ड ₹1,000 इन कैश। कि हमने क्या परचेज किया है, हमने परचेज किए हैं गुड्स। गुड्स मतलब वो स्टॉक, वो सामान जो हमने बेसिकली क्या करना है, बेचना है, ठीक है ना। अब बिल्डिंग आ गई, बैंक में पैसा आ गया, मशीनरी ले ली, अब सामान तो भी बेचना है ना। तो हमने गुड्स परचेज किए और कैश में परचेज किए। कितने के खरीदे थे,
हमने खरीदे थे 1 लाख रुपया कैश के अंदर। तो कैश आया कि कैश गया? कैश तो गया, क्योंकि सामान खरीदा है तो कैश तो गया। क्या बिल्डिंग में कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या बैंक में कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या मशीनरी कोई खरीदी बेची? नहीं बेची। अच्छा, क्या आ गया मेरे पास? 1 लाख का स्टॉक आ गया। ठीक है ना, गुड्स मतलब स्टॉक, या गुड्स भी लिख सकते हो आप इसको स्टॉक भी लिख सकते हो। ठीक है ना। चलो, क्या कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई? नहीं हुई। तो क्या एंट्री हुई हमारे पास? क्या ट्रांजैक्शन आई? हमारे पास आया 1,50,000 कैश के अंदर, 2 लाख की हमारे पास क्या थी? बिल्डिंग थी। 50,000 हमारे पास किसके अंदर थे? बैंक के अंदर थे। 2 लाख की क्या थी? मशीनरी थी। 1 लाख का क्या था? स्टॉक था। और 5 लाख हमारे किसके थे? कैपिटल के थे। और 2 लाख की हमारे सिर के ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी थी। किस चीज की लाइबिलिटी थी? मशीनरी के क्रेडिटर्स थे। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको पैसा देना होता है। क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग जिनको पैसा देना होता है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो क्या कि गुड्स परचेज्ड इन कैश। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बोल रखा है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹2 लाख। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पहले भी गुड्स परचेज किए थे बट वो कैश पे परचेज किए थे। अब किससे खरीदे हैं? राम से खरीदे हैं। कितने के? 2 लाख के। इसका मतलब क्या है कि हमने सामान खरीदा है और राम से खरीदा है। और अच्छा, अब इसमें आता है कि क्या कैश पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एक बात हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन हो या जर्नल एंट्री हो, किसी भी हो, उसके अंदर याद रखनी है कि जब भी हमें सिंपल दिया हो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, श्याम, मोहन, सोहन, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दे दिया और ये नहीं बताया क्या कैश पे है कि नहीं है, तो हम हमेशा किस पे मानेंगे उसको? हम मानेंगे हमेशा उसको क्रेडिट के ऊपर, की मतलब वो चीज जो खरीदी है वो उधार पर खरीदी है हमने। जैसे इसके अंदर क्लियरली दे दिया गुड्स परचेज ₹1 लाख इन कैश, तो ये कैश पे खरीदा। बट अगर हमें सिंपली दे रखा होता गुड्स परचेज ₹1 लाख फ्रॉम राम, फ्रॉम श्याम, फ्रॉम मोहन, तो हम क्या मानते कि ये किससे खरीदा है? ये खरीदे हैं हमने राम से, और उधार पे खरीदे हैं, बिकॉज कैश के बारे में कोई भी बात नहीं कर रखी। बट अगर उन्होंने ये बोल रखा होता कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹2 लाख इन कैश, तो फिर तो हम कैश से ही क्या करते? माइनस करते। ठीक है। बट अभी हमें सिंपली बोल दिया कि गुड्स परचेज किए, किससे परचेज किए हैं? राम से परचेज किए हैं। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दे देना वो और कैश साथ में ना दें, तो हमेशा हम क्या मानेंगे कि वो चीज किस पे खरीदी है? उधार पे खरीदी है। तो देखो, क्या कैश पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। क्या बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। क्या बैंक पे? नहीं। मशीनरी पे? नहीं। स्टॉक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। और क्या इंटरनल लायबिलिटी बढ़ी? नहीं। क्या बढ़ गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि 2 लाख रुपया लायबिलिटी और बढ़ गई। और इस लायबिलिटी को मैं क्या नाम दे सकता हूं? इसको दे सकता हूं क्रेडिटर। और क्रेडिटर की दे सकता हूं, या दे सकता हूं उसको, क्रेडिटर का नाम क्या नाम है क्रेडिटर का? राम। क्रेडिटर फॉर स्टॉक। ठीक है ना। तो लायबिलिटी के अंदर ही ऊपर ही आप लिख सकते हो कि इसमें मशीनरी वाले क्रेडिटर्स थे, एक इसमें राम वाले क्रेडिटर्स थे। तो आप चाहे इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, चाहे इन दोनों को टोटल करके भी ऐसे बता सकते हो। चलो, तो अब हमारे पास क्या आ गया कि 1,50,000 का हमारे पास क्या था? कैश था। 2 लाख की हमारे पास क्या थी? बिल्डिंग थी। 50,000 रुपीज का हमारे पास क्या था? बैंक था। मशीनरी कितने की थी? 2 लाख की थी। और 3 लाख का क्या था? स्टॉक था। 5 लाख की कैपिटल थी। और 4 लाख का हमारे पास क्या था? लाइबिलिटी थी, बोझ थी। टोटल 9 लाख ये हो गए और 9 लाख ही ये हो गए हमारे पास। चलो, तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है? अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास गुड्स कॉस्ट प्राइस 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 इन कैश। मतलब कि जो 50,000 रुपए का सामान था ना, वो हमने बेचा, जिसकी कीमत कितनी थी सामान की? 50,000 रुपए। और वो हमने कितने रुपए में बेचा? वो हमने बेचा 10,000 के प्रॉफिट के अंदर बेचा। और किसमें बेचा? कैश में बेचा। तो सोच के देखो, सामान कितना गया? सामान तो हमारा 50,000 का गया, बट पैसा कितना आया? पैसा 50 आया कि 60,000 आया? 60,000, क्योंकि 50,000 की चीज को 10 के प्रॉफिट के साथ बेचे, तो 60,000 में बेचा होगा ना। मान लो ये एक चीज होती है, एक फर्नीचर था ए, इसकी वैल्यू थी 50,000, हमने 10,000 प्रॉफिट रखकर बी को बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा? कितने पैसे मिले होंगे उससे? 60,000 ही मिले होंगे ना हमें। ठीक है ना। तो कितने का बेचा हमने? 60,000 रुपए का उसको बेचा।
तो कितने की चीज कितने में बेची? 50 की चीज 60,000 रुपए में बेची। तो अब सोच के देखो, कैश आया कि गया? कैश तो आया। कितना आया? 60,000। क्यों? 50 की चीज 60 में बेची थी और कैश पे बेची थी। और बैंक में कुछ हुआ? नहीं हुआ। मशीनरी में कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, स्टॉक बढ़ा कि कम हुआ? स्टॉक तो कम हो गया ना। कितने का स्टॉक कम हुआ? 50,000 का। तो 50 की चीज गई, पैसा 60 आया, तो मतलब 10 का में क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। तो अब उस प्रॉफिट का क्या करें? उस प्रॉफिट को भी तो रिकॉर्ड करना है, बिकॉज डबल एंट्री के हिसाब से दोनों एंट्री में इंपैक्ट होना चाहिए। तो अभी 60 बढ़ाए या 50 ही कम किए, तो 10 तो अभी भी रहते हैं। तो बेसिकली 10,000 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट किसका? वो प्रॉफिट है हमारा ओनर का। तो ओनर मतलब जिसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, तो उसको किसके अंदर ऐड कर देंगे? कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हम ओनर को कॉल करके बताएंगे कि सर आपने 5 लाख लगाया था ना, अब आपकी कैपिटल कितनी हो चुकी है? 5,10,000। बिकॉज आपके पैसे से, देखो ये सारा 5 लाख से बिजनेस किया, इतना बड़ा बिजनेस हमने 5 लाख से शुरू किया था। और जैसे ही हमने उस 5 लाख से बिजनेस शुरू किया, तो सर 10,000 का पहली बार क्या मिला है? प्रॉफिट। तो सारा का सारा प्रॉफिट किसका? ऑनर का। ऑनर मतलब किसका? उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो अब उसके दिए हुए पैसे की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है ना? तो अब उसके दिए हुए पैसे की वैल्यू क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसको अब मैं इधर से शुरू कर रहा हूं। चलो, तो ये है हमारे पास। आपने भी पेपर के अंदर बड़ी शीट के ऊपर ही करना है, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें कितनी भी एंट्रीज हमारे पास हो सकती हैं। चलो, तो मैं इनके सभी के बैलेंस ऊपर लिख रहा हूं। तो कैश 1,50,000 प्लस 60,000, कितना हो गया कैश का बैलेंस? 2,10,000। बिल्डिंग कितने की थी? बिल्डिंग तो 2 लाख की ही रही। बैंक में 50,000 हो गया। अच्छा, मशीनरी कितने की थी? 2 लाख की थी। और स्टॉक कितने का रह गया? 2,50,000 का, बिकॉज स्टॉक क्या हो गया था? कम हो गया था। और कैपिटल कितनी होगी हमारी? 5,10,000। और क्रेडिटर्स कितने के थे? 4 लाख के थे। 2 लाख के मशीनरी के, 2 लाख के राम। तो आप इनको 2-2 लाख करके अलग अलग भी लिख सकते हो, मशीनरी, क्रेडिटर्स और राम, और टोटल करके लाइबिलिटी में भी लिख सकते हो। चलो, तो अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्राइस 30,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू राम। तो देखो, क्या इसमें कोई वर्ड कैश का आपको साथ में दे रखे है कि कैश में बेचे नहीं बेचे? तो नहीं। तो राम दे रखे हैं, मतलब पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे रखे हैं। तो किस पे मानेंगे? किस पे बेचे आपने? ये बेचे हैं राम को, उधार पर बेचे हैं। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि 30,000 का सामान आया कि गया? 30,000 का सामान तो गया। अच्छा, कितने रुपए मिले होंगे आपको? पैसे तो मिले नहीं, बट आपने राम को बेच दिया, तो मतलब पैसे मिले नहीं है, बट आपने राम से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 30 लेने हैं या 20% प्रॉफिट ऐड करके लेने हैं? 20% हम प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड भी करेंगे। तो 30,000 का 20% कितना हुआ? 6,000। तो टोटल हमने राम से कितने पैसे लेने हैं? 36,000 लेने हैं। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 6,000 का प्रॉफिट हुआ। चलो, तो अब क्या कोई कैश पे इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। एक मिनट, ये हमारी क्या थी? ट्रांजैक्शन थी। तो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर ही सकते हो अपने हिसाब से, जो भी उस ट्रांजैक्शन का नाम होगा। ठीक है। बिल्डिंग पे इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। बैंक पे पड़ा? नहीं पड़ा। मशीनरी पे पड़ा? नहीं पड़ा। अच्छा, स्टॉक बढ़ा कि कम हुआ? स्टॉक तो कम हुआ। कितने का? 30,000 का। और क्या बढ़ गया हमारा? क्या हमारे सिर के ऊपर कोई बोझ बढ़ा? नहीं। हमने बेसिकली राम को सामान बेचा था, तो राम से अब हमने पैसा लेना है। तो हमारे सिर के ऊपर बोझ नहीं है, राम के सिर के ऊपर बोझ है। और हमारे को तो सिर्फ डर है कि शायद राम पैसा ना दे। तो क्या कहीं डर को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। तो एक तरीके से राम हमारी क्या है? एसेट है, क्योंकि हमने उससे अब पैसा लेना है। तो वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम डेटर्स। तो डेटर कौन होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको पैसा देना होता है। तो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स क्या होगी? पैसा देना है तो लायबिलिटी, बोझ है सिर के ऊपर, और जिनसे पैसा लेना है तो एसेट। अच्छा, राम से कितना पैसा लेना है? राम से लेने हैं 36,000। 30 नहीं, 30 का सामान 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो और कितने का प्रॉफिट हुआ?
6,000 रुपए का। तो अब आप बोलोगे कि पैसा तो मिला नहीं, तो प्रॉफिट कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? देखो, प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे, पैसा मिला नहीं तो मिलना तो है ना। और हम एक्रूअल कंसेप्ट मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, बस हमने उसी को रिकॉर्ड कर लिया, डजंट मैटर कैश आया कि नहीं आया। चलो, तो क्या इसका ट्रांजेक्शन क्या होगी? 2,10,000 प्लस 2 लाख की क्या थी? बिल्डिंग थी हमारे पास। 50,000 का क्या था? बैंक में पैसा था। 2 लाख की क्या थी हमारे पास? मशीनरी थी। 2,20,000 का क्या था? स्टॉक था। और 36,000 किससे लेने थे? डेटर्स से लेने थे। और ये अब कितना हो गया? 5,16,000 हमारे पास क्या होगी? कैपिटल होगी। और 4 लाख के हमारे पास क्या रही? लायबिलिटी रही। तो आप इसको टोटल करके देख लो, आपका टोटल भी क्या करेगा? मैच करेगा। चलो, अब 2 ट्रांजेक्शन हमारे पास रहेगी। सैलरी पेड 20,000 एंड रेंट पेड 10,000। देखो, सैलरी पे करी है, तो पे करी है तो पैसा तो गया। कितना गया? 20,000। और रेंट को भी मैं चलो, और क्या बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। बैंक पे कोई आया? नहीं आया। मशीनरी पे नहीं, स्टॉक पे नहीं, डेटर पे नहीं। तो जो 20,000 की सैलरी पे करी है उसका इंपैक्ट कहां दिखाएंगे? देखो, 20,000 की जो सैलरी पे करी है वो क्या था? हमारा एक्सपेंस था। और एक्सपेंस को किससे माइनस करेंगे? एक्सपेंस को माइनस करेंगे कैपिटल से। तो अब ऑनर पूछेगा कि भाई कैपिटल से क्यों माइनस करोगे? तो हम ऑनर को बताएंगे कि सर, जितना भी प्रॉफिट हुआ था ना, अल्टीमेटली प्रॉफिट जो होता है वो एक्सपेंस माइनस करके ही आपको मिलता है। बट हमने सारा प्रॉफिट आपको डायरेक्टली दे दिया था ना, सामान बेचा, सारा प्रॉफिट आपको दे दिया, तो सारे खर्चे भी तो आप ही से माइनस करेंगे ना। तो सारी इनकम्स ऑनर को कैपिटल में प्लस करेंगे और सारे एक्सपेंसेस भी उसी से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया? हमारे पास आ गया ये कैश। कितना रह गया? कैश रह गया 1,90,000। बिल्डिंग कितने की आ गई? 2 लाख की आ गई। बैंक कितने का आ गया? 50,000 का। मशीनरी कितने की आ गई? 2 लाख की। स्टॉक कितने का आ गया? 2,20,000 का। डेटर्स कितने के हैं? 36 के। और ये हमारे पास कितना आ गया? 4,96,000 एंड 4 लाख। ऐसे ही रेंट था, तो रेंट की पेमेंट कितनी करी थी हमने? रेंट की पेमेंट करी थी 10,000 रुपए। तो रेंट को भी 10,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, और क्या बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ा? नहीं। बैंक पे पड़ा? नहीं। मशीनरी पे? नहीं। स्टॉक पे? नहीं। डेटर पे? नहीं। तो कैपिटल से 10,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और लायबिलिटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास आखिर में लास्ट में क्या आ जाएंगे? बैलेंसेस आ जाएंगे कि 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 36,000। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 4,86,000 और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4 लाख। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएंगे? ये हमारे पास आ जाएंगे बैलेंसेस आ जाएंगे। किसके बैलेंसेस आ जाएंगे हमारे पास? ये हमारे पास बैलेंसेस आ जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, जो मैथमेटिकली आपको इक्वेशन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो गई? प्रेजेंट होगी, जिसको हमने प्रेजेंट करना है, जिसको हमने क्या करना है? शो करना है।